नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, इसकी जो जांच हो रही है, इसकी जांच में अब जो है वो जांच होगी नहीं होगी, क्योंकि सरकार तो जांच कर नहीं रही है। मीडिया हाउसेस जांच कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इतनी जांच कर रहे हैं कि वो जो लिस्ट आई है उसमें जो नंबर हैं वो नंबर कहाँ कहाँ किस किस के हैं। तो अलग अलग देशों में मीडिया हाउस जो हैं उनको इसमें शामिल कर लिया गया प्रोजेक्ट में। हमारे भारत में द वायर को शामिल किया गया और द वायर ने अलग अलग नंबरों की इन्वेस्टिगेशन करके बताया है कि ये नंबर किस किस के पास था, और उसमें जो नाम निकल के आ रहे हैं उसमें कई लोगों का पता चल रहा है। आज हम उसी की मदद से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो बेनिफिशियरी कौन था। देखिए, जब भी कहीं कोई क्राइम होता है या कोई घोटाला होता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका लाभ किसको मिल रहा है। जो बेनिफिशियरी नहीं है वो ऐसा क्यों करेगा। ये बेसिक चीज़ है, वो हर जगह लागू होती है। आमतौर पे जब कहीं सांप्रदायिक दंगे हो तब भी लागू होती है। अगर किसी को राजनीतिक लाभ मिल रहा है तो वो जाहिर बात है कि वो उसके पीछे कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि वो उसका आनंद ले रहा है। या कोई भी चीज़ हो, जब भी आप जांच करते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, तो आपको एक बेनिफिशियरी देखना पड़ता है और उसके आधार पर आप जाँच करते हैं। तो हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन बेनिफिशियरी था, किसने ये पूरा का पूरा पेगासस का खेल रचा होगा भारत में, और वो कौन लोग थे, वो कौन सी ताकतें थीं जो इसको ऑपरेट कर रही थीं। मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूँगा, जैसे मैंने साउथ अफ्रीका वाले वीडियो में नाम नहीं लिया था। आप अपने आप तुलना करिए और मिलाइएगा। आज मैं 3 उदाहरण दूंगा जिन जिन लोगों की जांच कराई गई, उनका कैरेक्टर बताऊंगा, उनका चरित्र बताऊंगा और उनका बैकग्राउंड बताऊंगा। इसके आधार पर आप तय कीजिएगा कि इनकी जासूसी कराने के पीछे कौन रहा होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, नॉकिंग न्यूज़ को समृद्ध बनाइए। और मेरा जो एक टेलीकास्ट होता है, प्रीमियर करता हूँ अपने वीडियो का 8 बजे गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पर और 9 बजे knocking.com पर। उसमें मैं उपस्थित रहता हूँ, आपके साथ चैट करता हूँ, आपके सवालों का जवाब देता हूँ। जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उस लाइव चैट में शामिल हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। आप जासूसी किसकी कराते हैं? आप जासूसी उसकी कराते हैं जिसके साथ आपको लगता है कि इस आदमी के पास कुछ खतरनाक जानकारी हो सकती है, जो समय से पहले मुझे मिल जाए तो मैं बच सकता हूँ। मसलन कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करने वाला है और अगर आपने जासूसी की और आपको पता लग गया तो आप पहले जो है बच जाएंगे। अगर आप अपराधी हैं, भगवान ना करे आप हों, लेकिन अगर आप अपराधी हैं और आपको लगता है आपने थाने में एक जासूस बिठाया हुआ है, तो वो पुलिस कब आ रही है आपको पता लग जाएगा और फरार हो जाएंगे। आप रेहड़ी पटरी वाले जो खड़े होते हैं सड़क पे, वो पुलिस वालों को पैसे इसलिए देते हैं कि जब वो पुलिस वाले की रेड होने वाली होगी या इंक्रोचमेंट वाले आने वाले होंगे या कोई भी अतिक्रमण हटाने वाला आने वाला होगा, तो उनको पहले से सूचना मिल जाएगी और वो गायब हो जाएंगे, ताकि वो अपने कारोबार को, अपने काम धंधे को, अपनी रोजी रोटी को बचा सकें। तो जासूसी जो है उसका प्राइम मकसद जो होता है वो यही होता है कि समय से पहले सूचना पाना, और समय से पहले उन लोगों की सूचना पाना जो कहीं ना कहीं हमारे लिए गड़बड़ कर सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, या जिन लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, या जिनकी हरकतों पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, वरना वो कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस भी इस तरह से जासूसी कराती है, अलग अलग जगहों पे सरकार भी जासूसी कराती है। पाकिस्तान हमारी कराता है, हम पाकिस्तान की कराते कि देखें तो भैया ये कहीं कुछ करने वाला तो नहीं है, तो हम उसकी तरफ से सावधान रहते हैं। तो अब ये जो मामला हुआ है, ये पेगासस वाला, इसमें हम उसी जगह से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि जासूसी किसने कराई, क्यों कराई, किसकी कराई। सबसे पहले बात करते हैं जो जासूसी में नाम निकल कर आया। वो नाम आया आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर गोगोई साहब। उनके खिलाफ एक 35 साल की लड़की उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली आरोप लगाती है कि उन्होंने उसके साथ में बुरा व्यवहार किया, यौन उत्पीड़न किया। इस आरोप के बाद हंगामा मच जाता है और हर तरफ, पूरी तरफ समाज के लोग जो है वो उस महिला को शरारती और इस तरह का टर्म करना शुरू कर देते हैं कि वो किसी साजिश का हिस्सा है। अब वो महिला जो है, उसने, पहले आपको पूरा किस्सा बता देता हूँ। उस महिला ने आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद जो है चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने खुद ही उसकी जांच की। सारे आरोपों की जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि ये आरोप गलत हैं, खुद ही पाया।
खुद ही को उन्होंने निर्दोष घोषित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कई सख्त टिप्पणियां की, जिसमें से उन्होंने ये भी किया कि इस महिला का बैकग्राउंड जो है वो आपराधिक है, ये सुप्रीम कोर्ट में भर्ती कैसे हो गई। सुनवाई के दौरान उस महिला के चरित्र को लेकर बहुत सारे वकीलों कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो नहीं करनी चाहिए थी, और वो उस महिला को तरह तरह से ह्यूमिलिएट करने वाली बात थी। सिर्फ इतना ही नहीं था, उस महिला को सुप्रीम कोर्ट की नौकरी से निकाल दिया गया और उसके पति को भी, जो दिल्ली पुलिस में काम करता था, नौकरी से हटा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जब गोगोई साहब ने खुद को क्लीन चिट दे दी, अब उस महिला को वापस सुप्रीम कोर्ट में नौकरी मिल जाती है। इस पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई समझौता हुआ था, कोई ना कोई बात हुई थी, क्योंकि महिला ने ये जो कुछ कहा ये शपथ पत्र में कहा है, लंबा शपथ पत्र है, मैं सरल भाषा में एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में उस महिला का के पति की भी नौकरी बहाल हो जाती है दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस के अंडर में, दोनों नौकरियां बहाल हो जाती हैं। और पेगासस से इसका संबंध इतना है कि जिस महिला ने आरोप लगाए थे, वो महिला और उससे जुड़े हुए निकट के कई लोगों के ऊपर पेगासस के ज़रिए नज़र रखी जा रही थी। अब आप कल्पना कीजिए कि उस एक अदनी सी आरोप लगाने वाली महिला के ऊपर करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर रख के अगर नज़र रखी जा रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेल क्या रहा होगा। और ये भी संभव है कि उस महिला को उसकी निजी जानकारियां हासिल करके किसी तरह से उसको अपने मुकदमा वापस लेने या किसी दूसरी चीज़ के लिए उसको हो सकता है दबाव डाला गया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों ने चीफ जस्टिस के ऊपर, जिन्होंने ये आरोप लगवाए थे, उन लोगों ने महिला पर नज़र रखी हो कि वो आरोप से वापस तो नहीं मुकरती है। बहरहाल इस पूरे मामले में कौन बेनिफिशरी हो सकता है, ये आपको सोचना है, और वही व्यक्ति पेगासस प्लांट करने वाला आदमी रहा होगा। दूसरा नाम मैं आपको बताता हूँ। दूसरा नाम है अशोक लवासा। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे। जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर 2019 के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन की बहुत सारी शिकायतें आईं, तो चुनाव आयोग ने उनको क्लीन चिट दी। क्लीन चिट देने का फैसला तीनों चुनाव आयुक्तों ने किया, 3 प्रमुख चुनाव आयुक्त थे, और उसमें लवासा साहब जो थे, उनका मानना ये था कि नहीं, क्लीन चिट नहीं दी जा सकती और मोदी जी और अमित शाह साहब दोषी हैं। इस पूरी घटनाक्रम के बाद में उनका जो डिसेंट था वो भी रिकॉर्ड में रजिस्टर नहीं किया गया कि लवासा साहब को कौन कौन से एतराज़ थे, वो कौन से पॉइंट थे, वो कानूनी पहलू थे जिनके आधार पर वो मोदी जी और अमित शाह साहब को दोषी मानते हैं। दूसरी एक और चीज़ लवासा साहब के बारे में सामने आई, वो ये थी कि वो ईवीएम को लेकर और वीवीपैट को लेकर ख़ास तौर पे बहुत उनके रिजर्वेशंस थे, और वो बहुत सारी लगातार उसके ऊपर पड़तालें कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें वो निकालना चाहते थे। अब जब ईवीएम और उसको लेकर लगातार सरकार को, वीवीपैट को लेकर सरकार को अगर निशाना बनाया जा रहा हो, और जो व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो, जो चुनाव आयुक्त छोटा मोटा आदमी नहीं है, उस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो, उस व्यक्ति से जाहिर बात है, क्योंकि वीवीपैट और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं से एक खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि अगर कहीं पे भी ये साबित होता है कि उसमें गड़बड़ है, तो लोग ये नहीं कहेंगे चुनावी गड़बड़ी है, लोग कहेंगे बीजेपी ने गड़बड़ी की है। यही एक समाज में माहौल बना हुआ था, बना दिया गया था, जो भी आप कहें, सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से इसका मतलब बदल लेते हैं। तो वो जो स्थिति थी, उसमें लवासा साहब जो है उन्होंने जांच की। अब लवासा साहब के घर में जो लोग थे, उनकी बहन, भाई, बच्चे जो मिले, उन सब के खिलाफ इनकम टैक्स की, कल दैनिक भास्कर की हुई है ना, वैसे इनकम टैक्स की जांच की गई, उनके आय के स्रोत पता लगाए गए और पता नहीं क्या क्या हुआ। लवासा साहब किसी ज़माने में 2017 से पहले भारत सरकार में ऊर्जा सचिव होते थे, तो ये भी निकाल लिया गया कि ज़रा ऊर्जा सचिव रहते हुए देखना, क्योंकि अभी अपनी सरकार का निकालेंगे तो गड़बड़ होगा, तो पुरानी सरकार का निकलवाया गया कि कहीं इन्होंने किसी को, बड़े वाले कॉरपोरेट को किसी को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया। ये जांच भी हुई। तो ऐसे लवासा साहब जो हैं, उनकी भी श्रद्धा भक्ति के साथ पेगासस के ज़रिए निगरानी की गई। अब ये निगरानी पेगासस के ज़रिए कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये आप खुद ही अपने दिमाग से अंदाज़ा लगाएं। मैंने कहा था मैं 3 लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। तीसरा कैरेक्टर है आलोक वर्मा। आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ थे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई आप जानते हैं कितनी बड़ी संस्था है और किस तरह से वो अलग अलग मामलों में, आपराधिक मामलों में जांच करती है। आलोक वर्मा को एक दिन अचानक आधी रात को नौकरी से हटा दिया गया।
और ये कहा गया कि उनके ऊपर करप्शन के आरोप हैं। करप्शन के आरोप आलोक वर्मा पे जो लगाए गए थे वो सतर्कता आयुक्त की एक रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए थे। सतर्कता आयुक्त ने एक रिपोर्ट दी और कहा कि ये करप्शन कर रहे हो सकते हैं, और इस आधार पर उनको आधी रात को हटा दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा गए और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि इन्होंने जो है वो कोई भ्रष्टाचार के ऐसे सबूत और ऐसी स्थितियां नहीं बनी थी जिनके आधार पर इनको हटाया जाता, इनको बहुत जल्दी में हटा दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि उनको आधी रात को हटाए जाने की वजह क्या मीडिया में बताई गई और क्या वजह सामने निकल कर आई। आलोक वर्मा राफेल घोटाले की जांच करने पर उतारू थे। उन्होंने बाकायदा प्रशांत भूषण और 2 पूर्वी जो मंत्री थे वो गए थे जब कंप्लेंट करने के लिए सीबीआई में, तो उन्होंने सहर्ष कंप्लेंट को स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने कंप्लेंट को स्वीकार किया, उसको कंप्लेंट करने के 7 दिन के अंदर ही 15 दिन के अंदर उनको हटा दिया गया। और जो कंप्लेंट उन्होंने स्वीकार की थी, उस कंप्लेंट के आधार पर उन्होंने रक्षा सचिव को बाकायदा सीबीआई ने एक लेटर लिखा कि आप हमको बताइए कि इसकी डील की डिटेल्स दीजिए। उनका ये डिटेल्स मांगना अपने आप में बहुत खतरनाक माना जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि बहुत तेज़ी से उसमें डिगिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2-3 मामले ऐसे थे जो बहुत खतरनाक थे, जैसे कि MCI वाला मामला था। उसमें कई लोग अलग अलग फील्ड के उसमें शामिल हो सकते थे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मामला था जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन देने की बात थी, करप्शन का केस था। और भी मामले थे बहुत सारे, लेकिन कुल मिला के ये जो साहब हैं, ये सीबीआई चीफ थे, इनकी भी पेगासस के ज़रिए निगरानी की जा रही थी। और पेगासस के ज़रिए निगरानी करने के अलावा भी जिस दिन इनको हटाया गया था उसके अगले ही दिन 4 आदमी उनके घर पे जासूसी करते हुए पुलिस वालों ने पकड़ लिया, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया उनके। अब उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा, मालिक रहम, हम तो IB में काम करते हैं। वो IB के लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग उनके घर के बाहर जासूसी कर रहे थे। और अभी तक ये माना जा रहा था कि चलो भाई वो किसी तरह से कोई जानकारी जुटाने गए होंगे। आलोक वर्मा ने भी उनको माफ़ कर दिया। अब पता चलता है कि आलोक वर्मा का जो है वो नंबर भी पेगासस के ज़रिए उनके व्हाट्सएप मैसेज, उनके सारी फ़ोन कॉल, उनकी बातचीत, वो कहीं बैठ के बात करते होंगे फ़ोन लेके तो वहाँ की भी बातचीत सुनते होंगे, उनके कैमरे से उनकी सारी चीज़ें पेगासस के ज़रिए ली जा रही थी, उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही थी। ये 3 केस जो हैं, इनके आधार पर कुछ कहने की ज़रूरत रह नहीं गई है कि इस पेगासस के पीछे किसका हाथ रहा होगा। ना तो विदेशी संस्था का हाथ कह सकते हो आप, ना चाइना का हाथ कह सकते हो, जो बड़ा आसान है। 1 मिनट में जो है, जब वो मामला हुआ था आपका सुप्रीम कोर्ट वाला, तो कह दिया था हमारे उस वक़्त के बहुत बड़े मंत्री थे सरकार के कि वामपंथियों का हाथ है इसमें। ये कहा था, बयान है ऑफिशियली। तो आप किसी का भी नाम लगा सकते हो, लेकिन इस मामले में अब इसके बाद मैं बोलूँगा ही नहीं किसका हाथ है, तो आप नाम लगा लो। अभी कमेंट में चटर पटर अटर फटर लिखेंगे आके कुछ भी। दुर्भाग्य से बड़े अफसोस की बात यह है कि जो लोग कमेंट करते हैं, मुझे उनका सम्मान है, उनका भले ही मैं ऐसे बोल रहा हूँ उनके लिए, उनका सम्मान है, लेकिन भाई मैंने जो बात कही उसमें कौन सी बात गलत कही, ये लिखो ना। तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वहाँ से भत्ता लेते हो, कितने पैसे खा लिए, तुम इसके एजेंट हो, तुमने उससे पैसे खा लिए, तुम कांग्रेस के लिए खेल गए, कोई लिखता तुम बीजेपी के लिए खेल गए। ऐसे मत लिखो। ये बताओ कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपने दी, इसका आपने ये पहलू छोड़ दिया, ये गलत था, या आपने जानकारी गलत दी। मुझे खुशी होगी, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो उसको अपने वीडियो में अकोमोडेट भी कर लूँगा। मुझे कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। मेरा काम वीडियो बनाना, आपको सूचना देना है, ना तो मुझे कहीं से वजीफ़ा मिलना है और ना मुझे किसी का कुछ उखाड़ना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस चैनल पे जो भी जानकारी सूचना आपको मिल रही है, आप चाहते हैं मिलती रहे, और उसके लिए आगे ये चैनल तरक्की करे, और आप कोई मदद करना चाहते हैं हमारी किसी भी प्रकार से, तो आप, हमारा UPI कोड है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ के ज़रिए जो है आप हमको जो भी अनुदान दे सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। बहुत लोग हमारे 11-11 रुपये भी देते हैं, हमको उनका भी पूरा सम्मान है, और जो लोग नहीं देते उनका सर्वाधिक सम्मान है। जब तक आपके सभी प्रकार की आवश्यकताओं से अतिरिक्त धन ना हो, आप भगवान के लिए मुझे ना दें, इस चैनल को ना दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जागृति का काम हो सके, इस देश के लोग जान सकें कि देश में क्या चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद।